हमारा जो टॉपिक थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट था वहाँ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत जो समय जा रहा है टॉपिक के पीछे उसमें ज़्यादातर न जाए। ये फिशन तो हो गया था हमारा, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन हमने कर लिया था ना। हेलो, हो गया था। और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे देखा था कि भाई इसमें होमोलिटिक कैसे होता है और हेटेरोलिटिक कैसे होता है, और स्टेबिलिटी के भी लिए हमने देख लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या था, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। चलो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन दोस्तों। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑल्सो सेम 3 डिग्री फ्री रेडिकल is greater than 2 degree free radical is greater than 1 degree free radical is greater than methyl free radical। सिमिलरली अगर आप देखेंगे स्टेबिलिटी आपको दिया नहीं है ऑफ कार्ब एनायन is equal to methyl carb anion is greater than 1 degree is greater than 2 degree is greater than 3 degree। तो ये थोड़ा बहुत उल्टा है। चलो यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ये भी पढ़ा था कुछ, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ये आपका इथीन है और ये ब्रोमीन है, वो दोनों सबस्ट्रेट है। और वो रिएक्शन जब हो जाता है Br2 के साथ तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। आवाज़ आ रही है दोस्तों? और एक Br उधर एंड एक Br इधर अटैच होता है। आवाज़ आ रही है? यस। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका डबल बॉन्ड जो था वो ऐसे ब्रेक हुआ और वो दोनों जगह पे वो Br लग गया, तो इसीलिए आपको क्या मिला इधर? यस, ये मिला। तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट। और ये कौन है? रिएजेंट। और ये सबस्ट्रेट। चलो दूसरी बात, ये बेंजीन है और ये उसके साथ उसका रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। तो बेंजीन पे यहाँ पे H था, वो H ये Cl के साथ जुड़ के HCl बन के निकल गया। तो बेंजीन पे H की जगह क्या आएगा? CH3 आएगा। यस और नॉट? यस दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखते हैं अभी। दोस्तों दो वर्ड है आपके सामने, एक है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हमने सबसे पहले आपको डेफिनेशन तो बता ही दिया है ना। जैसे कि हम न्यूक्लियोफाइल को Nu- बोलते हैं या तो Nu बोलते हैं सिर्फ। और वो क्या होता है? लेविस बेइज होता है, ये भी समझा था हमने। क्यों बेइज होता है वो भी मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल है E+। अब प्लस है मतलब वो लेविस एसिड बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनेगा? एक्सेप्टर। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? आ जाना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। द रिएजेंट अटैक एट द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। द रिएक्टिव साइट में बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है? वो
एक मिनट, यस। Portion of molecule positive reactive site and atom with the incomplete electron shell। इसका मतलब ही यही हुआ कि जिसके पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव द डाइपोल द मोलेक्यूल ऑफ इट if the attacking species is electron rich। दोस्तों हाईलाइट कर लेना है इसको। if attacking sorry if the attacking species is electron rich, it attack this sites, हाँ, तो उसको क्या बोलोगे आप? They are called a nucleophile। If attacking species is an electron deficient, the reactive site for it is that part of the substrate molecule which can supply electron। For example, pi electron in the double bond। दोस्तों डबल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो भी, उसको भी क्या बोल सकते हो आप लोग? जैसे डबल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड होता है, यस, ये भी जैसे इलेक्ट्रॉन का सप्लाई एक दूसरे पे होता है रेजोनेंस के दौरान, उसमें भी ऐसा दिखता है। द रिएजेंट दैट ब्रीज एन इलेक्ट्रॉन पेयर to the reactive site is called a nucleophile, and the nucleophile nucleus seeking the electron the reaction the called nucleophilic। A reagent that take away an electron pair from reactive sites, it is called a electrophile। and और उस इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक। सिंपल कि अगर ये NU माइनस जो है और ये E प्लस जो है, जिस रिएक्शन में ये दोनों अटैक करते हैं, अगर ये अटैक करेगा तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। During a polar organic reaction, a nucleophilic attack in the electrophile center the substrate, which is the specific atom, and the part of substrate, which is the electron deficient. Similarly, the electrophile attack at the nucleophilic center, which is the electron rich center। सिंपल कि भाई अगर न्यूक्लियोफाइल जिसको अटैक करेगा, वो सेंटर सामने वाला कैसा होगा? वो इलेक्ट्रॉन को घेन करने वाला होगा। यहाँ पे जहाँ पे वो अटैक कर रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अटैक करेगा, ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। फिर यहाँ पे क्या बोला देखो, thus the electrophiles receive the electron pair from the substrate when the two undergoes bonding interaction। The curved arrow notation is used to show the movement of an electron pair from the nucleophile to the electrophile। Some example of nucleophiles are the negatively charged ion। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होना चाहिए, वैसे वो न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। अब कोई पूछेगा कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बना कैसे, तो उसका एक ही रीज़न है कि कब ये नेगेटिव बना,
जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपके पास NaOH का सब्सटेंस है, उसमें से OH माइनस बना, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, जब Na के साथ O और H का बॉन्ड था, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए OH ने, तो OH के पास एक पेयर आ गया, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले Na का है, और इसीलिए वो बन जाता है नेगेटिव। तो ऐसे हमारा OH माइनस इज ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही देखो, आप लोग देख सकते हो कि साइनाइड Cn माइनस ऑल्सो एक्ट एज अ HC, ये सही होता है HCN। तो ये बॉन्ड था, ये टूटेगा तो साइनाइड नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन हम साइनाइड को ऐसे लिखते हैं, देखो। तो ऐसे लिखा, इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। एंड कार्ब एनायन, देखो कार्ब एनायन ऑल्सो R3C, ये बना कैसे, यहाँ पे Br था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये R और R तो था ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर Br नहीं चलेगा, हाइड्रोजन चलेगा, तो वो अपने आप ले लेता है और वो H प्लस को रिमूव करता है, ऐसा समझ लो। तो ये क्या बना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास आया, कार्बन के पास आया। सिंपली आपको यही समझना है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज H2O, ये सब कुछ न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है दोस्तों। देखो मैं ऊपर ऊपर देखो दोस्तों, OH माइनस, Cn माइनस, R3C माइनस, ये सब नेगेटिव चार्ज आए। अभी न्यूट्रल के अंदर अगर कोई पूछेगा आपको, तो H2O इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। फिर आया है R3N, R2NH, है ना, एटसेट्रा। तो ये अमाइन है दोस्तों, क्या है ये, अमाइंस। अब ये अमाइन के बारे में भी हम क्लासरूम के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो ज़रूरी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये अमाइन वगैरह को पहचानना वो सबसे ज़्यादा आवश्यक रहेगा आपके लिए। चलो अब देखते हैं आगे, ये कैसे हुए न्यूट्रल, ये कैसे हुए नेगेटिव चार्जड। चलो ओके दोस्तों, अब आगे देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल including carbocation. By carbocation also a electrophile. CH3 या तो C, ये positive charged carbon and neutral molecule having functional group like carbonyl group. C double bond O group, it is your carbonyl group. Alkyl halide, ये कार्बोनिल है कि कीटोन है सर, जो कीटोन वाले होते हैं ना, हमने बताया था आपको, जो कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सबको कार्बोनिल भी बोला जाता है। सो देयर कीटोन नहीं, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आजकल आप पढ़ रहे हो अमाइड, एसिड क्लोराइड आएगा फ्यूचर में, ये सब के अंदर C डबल बॉन्ड O है, और वही C डबल बॉन्ड O एक तरह से कार्बोनिल बोला जाता है। रेडी बेटा, क्लियर है ये। There is halogen. The carbon atom in the carbocation has 6-state configuration. भाई ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बोकेटायन के पास, देखो कोई भी कार्बोकेटायन बन रहा है, देखो मैं बता देता हूँ, नीचे दिख रहा है आपको, हेलो
बेटा दिख रहा है, जागते रहना। जब इसके साथ ब्रोमीन अटैच हुआ है तो इसका ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। तो क्या पता, आपको क्या पता है कौन तोड़ के कौन ले जाएगा? ये बॉन्ड बनेगा, टूटेगा तो C+ एंड Br-। यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कोई आपको पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे? कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कार्बन के पास, कार्बोकेटायन के अंदर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि वो दो फोर्थ बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रोमीन लेके चला गया। तो कार्बोकेटायन बेचारा वैसे 6 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन देता है। हेंस इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एंड कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसीलिए ये जो है वो अभी Br2 टावर इधर OH आके खड़ा रहेगा ना, तो OH के दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। सब्स्टिट्यूशन वगैरह वर्ड पढ़ते हैं ना हम, ऐसे ही होता है कि जो लिस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है और ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक होके नया मॉलिक्यूल बनता है। इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ the C-X bond, a partial positive charge is generated, okay, on the carbon atom, and hence carbon atom become an electrophile center which nucleophile can attack। देखो सिंपल लॉजिक है, ये बॉन्ड टूटता है तो ये प्लस और ये माइनस डेल्टा बनता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बॉन्ड पोलर बन गया, और पोलर बनेगा तब आपको यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे कि आपका ये कोई C-X बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत प्लस डेल्टा और Br जो है वो माइनस डेल्टा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो Br की ओर अट्रैक्ट हुआ है। जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसा बोला जाता है, ये इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोफाइल, जब अटैक करेगा तो किस पे करेगा? कार्बन पे करेगा, है ना। यस कर लिया कार्बन पे, उस टाइम ये रिमूव कर देता है तो ये क्या बना? प्लस। तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये OH- वापस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के इसके साथ ऐसे बना देता है। तो वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके बेटी, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है? हेलो, अच्छी बात है, समझ में तो आता है, नहीं सुनाई तो देता है, समझने वाली बात तो बात की है। चलो बेटा इधर देखो प्रॉब्लम 12.11, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ reactive intermediate when the following covalent bond undergoes heterolytic cleavage। भाई जो दिखाया है हमें, जो दिखाया है इसका क्या मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3-S CH3 ऐसा करके ये बॉन्ड दिया। अब ये टूटने वाला है, क्या है ये? टूटने वाला है। तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इसमें मिथाइल है और इसमें S मिथाइल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो ये सल्फर की वजह से वो मिथाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोज टुवर्ड द सल्फर, और इसीलिए देखा आपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर गया? सल्फर की ओर, और सल्फर बिकम नेगेटिव और मिथाइल बिकम पॉजिटिव।
सिमिलरली CH3CN अभी देखा हमने, मिथाइल वाला कार्बन से ये साइनाइड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, और इसीलिए ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये आपका CN जो है वो नेगेटिव बनेगा। ये देखा ना, ये इलेक्ट्रॉन टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन CN पे चले गए तो CN बिकम नेगेटिव, मिथाइल बिकम पॉजिटिव। CH3Cu ये क्या है? तो ये दोस्तों नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और ये बेचारा मेटल है। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, वो ऑलवेज डोनेट करता है, और इसीलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को नॉन मेटल मतलब मिथाइल की ओर रिमूव करेगा, तो मिथाइल बिकम नेगेटिव और Cu+1 Cu कॉपर बिकम पॉजिटिव +1। ओके डियर स्टूडेंट्स, 12.2 giving justification category the following molecule ion as a nucleophile or electrophile। चलो बेटा ये कौन है, पहली बात मैं बता देता हूँ, जितने भी नेगेटिव है HS माइनस, C2H5O माइनस, फिर ये तो प्लस है, Cl प्लस है ना, इधर प्लस वाला है, CH3CO प्लस है, H2NH2 माइनस, ये सब नेगेटिव वाले जो है वो कौन होंगे, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में कुछ ऐसे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये BF3 है। मुझे बताओ BF3 के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके उसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स अ वैकेंट। तो ये आएगा न्यूट्रल में E+ के लिस्ट में, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिस्ट में। ओके, फिर आया NaCH3 थ्राइस N, ये N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया ना, ये दिखाया, इसका मतलब इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट, तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल में डाल सकते हैं। और ये प्लस वाला जो है Cl+, वो इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा। CH3CO+ also goes toward the electrophile, और ये NO2 अगर प्लस है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा। तो बच्चों समझ में आया आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? प्रॉब्लम 12.3 आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। CH3, भाई इसको हम नए पेज पे ले जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या देखना है, CH3CHO ऐसे लिखा जाता है, फिर दूसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और तीसरा है CH3I। इसमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? अगर आपको ये सेंटर फाइंड करना है तो इसमें कुछ पॉजिटिव कौन बन सकता है कार्बन में, उसको फाइंड करो दोस्तों। चलो सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का है, इसीलिए ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर अगर कोई पूछेगा तो आपका इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से दिस कार्बन
is your positive carbon is your electrophile center. Also plus delta and minus delta in cyanide. So it is also called what? Electrophile center. जब ये बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की ज़्यादा है, तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, तो दिस इज ऑल्सो योर विच सेंटर? इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बोल सकते हैं। बच्चों समझ में आया? हेलो, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, फिलिक सेंटर समझ में आया? वेरी गुड। चलो दोस्तों, अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन। मूवमेंट तो आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉन टूट फूट के कहाँ जा रहा है, वो शोन बाय द कर्व्ड एरो नोटेशन, वो भी आपने देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे और कैसे ट्रांसफर होता है। हाउ टू चेंज, जैसे आपने बताया कि ए और बी, ये बॉन्ड इसके सिर पे जा रहा है तो हम ऐसा एरो दिखाते हैं, दिखाते हैं ना? यस। अब इसको देखो अच्छे से, अकर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ray distribution during the reaction to show the change in a position of pair of electron. Curved arrow starts from the point from where an electron pair is shipped and it ends at the location of the which pair of electron may move. देखो दोस्तों, ये डबल बॉन्ड है, जैसे कि डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड। अब अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होना चाहता है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड शिफ्ट डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड वाई डैश, अगर ये शिफ्ट हो रहा है वाई पे, तो क्या होगा? ये शिफ्ट होना, इसका मतलब कौन शिफ्ट हो रहा है? यस, शिफ्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सिंगल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड, अगर ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होता है इधर, डैश वाई डैश डबल बॉन्ड। तो ऐसा हमारा ये, सिर्फ हमें इसको समझना कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको याद तो कभी रखना ही नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि भाई फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड था ये वाला, इससे इसके नज़दीक वाले बॉन्ड पे हमने शिफ्ट किया। फिर ये कौन है? फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, देखो ये कौन था? एडजेसेंट बॉन्ड। ये कौन है? एडजेसेंट एटम। तो देखो, ये एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट मतलब नज़दीक का, और ये फ्रॉम एटम, एटम पर से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, तो बॉन्ड पोजीशन पे शिफ्ट हुआ ना इलेक्ट्रॉन पेयर। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इंडिकेट बाय सिंगल बार्बड फिश हुक, इसको क्या बोलोगे आप? फिश हुक। इस सिंबल को हाफ हेडेड कर्व एरो, फॉर एग्जांपल in transfer of hydroxide ion giving ethanol, and in the dissociation of chloromethane. The movement of electron using curve arrow can be depicted as follow. बताता हूं मैं। चलो, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एरोस दिखाए हैं
उसको हम कैसे समझ सकते हैं? आपने देखा था अभी कि ये जो OH माइनस बन रहा है वो ये रहा न्यूक्लियोफाइल। जब अटैक करता है CH3 Br पे, तो Br के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही ऐसे, लेकिन अब क्या हुआ इसको पता है आपको? ये बॉन्ड जो था, ये दोनों का ये बॉन्ड अभी हमने आगे बताया वैसे मिथाइल और Br का ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? पोलर बॉन्ड। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? तो इट इज अटैक ऑन दिस मिथाइल। किस पे अटैक करता है वो? मिथाइल पे। तो मिथाइल जो है वो ब्रोमीन को पूछता है कि भाई मेरा एक दोस्त आया है OH करके, क्योंकि अब इसके पास सेटिस्फाइड करने की कोई वैलेंसी बची ही नहीं है, देखो इधर, है ना? तो अगर ये इधर आएगा तो अभी पांचवा बॉन्ड बनेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कार्बन के पास नहीं होती। आप सोचोगे कि सर कार्बन के पास नहीं है लेकिन OH के पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है बहुत सारे, तो वो देके भी पांचवा बॉन्ड बनाएगा ऐसा बढ़िया सा ढूं 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 करके। H OH H H Br, बेचारा कार्बन की वाट लग गई। लेकिन कार्बन की टेंडेंसी ही नहीं है, उसके पास ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि वो चौथा बॉन्ड बनाए। और इसीलिए ये अपने आप का जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो मिथाइल ब्रेक करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ब्रोमीन का बॉन्ड का वो शिफ्ट टुवर्ड द ब्रोमीन, and so your OH is attached toward the methyl group and Br become Br minus। अब आप देख सकते होंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे डॉट्स क्यों लगा दिए भाई? ब्रोमीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते ही है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग में यूज किया, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में हमने लगाए हैं। जब ये C और Br का बॉन्ड ब्रेक होता है तो भी यही इलेक्ट्रॉन पेयर वो उसको वापस मिलता है। ये क्लियर है? और क्लियर रखना पड़ेगा। चलो और एक एग्जांपल है इसके अंदर CH3Cl। अगर ये क्या बनता है? हम सोच रहे हैं कि ये होमोलिटिक फ्यूजन होता है सपोज, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 डॉट Cl डॉट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये होता है। ये सिर्फ आपको एरो से समझाने के लिए ये काम किया है। कुछ समझ में आया? आया समझ में? चलो अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये सारे वर्ड का ऑलमोस्ट मीनिंग सिमिलर रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टेक प्लेस आइदर इन अ ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे यही जो हो रहा है ना ये वाला, वही एन एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट द इलेक्ट्रॉन displacement due to the influence of an atom of a substitute group present in a molecule cause permanent polarization of the bond। इंडक्टिव इफेक्ट, चलो भाई ये क्या है? इसका एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। टेम्पररीली
electron displacement effect are seen in the molecule when reagent approach to attack it. This type of electron displacement is called electrometric Merrick and polarizability effect. दोस्तों कुछ कभी कभी क्या होता है कि भाई एग्जांपल जो इसके हमने दिए इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हैं। कभी कभी क्या होता है टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर सीन इन द molecule when the reagent approach to attack। तो अगर टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट दिखती है तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। The following section we will learn about this type of electronic displacement। उसमें सबसे पहले आया इंडक्टिव इफेक्ट। देखो दोस्तों, वर्ड हर रोज आपके सामने नए नए वर्ड आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है? मैं सबसे पहले तो आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है दोस्तों? मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दोस्तों मेरे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ। अब क्या होता है कि भाई आपको तो पता है कि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन की ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचेंगे? सर क्लोरीन की ओर। तो ये क्लोरीन बनेगा माइनस डेल्टा, तो ये बनेगा प्लस डेल्टा। यस और नॉट? यस सर। उसकी इफेक्ट बगल वाले कार्बन पे होती है, तो बगल वाले कार्बन पे थोड़ी कम इफेक्ट होती है, +2 डेल्टा। उसके बगल वाले में और भी कम होती है। या तो ऐसे एरो दिखाया है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने कम के लिए भी ज़्यादा दिखाया है, ऐसा शायद आपको लग सकता है। तो अभी हम दोबारा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो ये कौन सी इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ये पहले वाले और क्लोरीन का पहले वाले कार्बन और क्लोरीन के बीच में दिखेगी। दूसरे वाले के अंदर वही इंडक्टिव इफेक्ट कैसे दिखेगी? थोड़ी कम दिखेगी। तीसरे वाले में यही इंडक्टिव इफेक्ट और कम दिखेगी, और इसको +3 डेल्टा बोल सकते हैं, या तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ऐसा किया है इन्होंने। तो सिर्फ ये जो सिंबल है इसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा। ध्यान में रखना दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना भी आपका बड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतनी ही इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगी। ये जो एरो दिखाया है वही है इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल। इंडक्टिव इफेक्ट का कोई सिंबल पूछेगा आपको तो वो ऐसा है, बीच में एरो। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से। When a covalent bond is formed between atom in different electronegativity, पहला वर्ड आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और क्लोरीन की अलग अलग है। The electron density is more toward the
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड, ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ज्यादा पे, मतलब क्लोरीन पे। Such a shift of electron density toward result in the polar covalent bond, इसीलिए ऐसा बॉन्ड क्या बन जाता है, पोलर बॉन्ड। पोलैरिटी लीड्स टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट अस कंसीडर chloroethane, which CCl bond is a polar covalent bond. It is polarized in such a way that the carbon 1 gains some positive charge. Some positive charge, word देखना, what is the meaning of some positive charge? ये 100% पॉजिटिव नहीं बोल सकते। डेल्टा प्लस का मतलब हम पार्शियली पॉजिटिव ऐसा बोला था। एंड क्लोरीन सम नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस। The fractional electronic charge on the two atoms in a polar covalent bond are denoted by symbol delta, and shift the electron density is shown by arrow, ये arrow, that point of sigma plus to sigma minus, sorry, delta plus to delta minus and of the polar bond. Turn carbon 1 which has developed the पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, देखा ना, ये 1 वाला कार्बन, ये 2 वाला कार्बन, drawn from the electron density toward it from the adjacent CC bond. Consequently, some positive charge delta delta plus develop on the carbon 2। भाई कार्बन 2 पे भी ऐसा डेल्टा डेवलप होता है, डेल्टा डेल्टा प्लस, where delta delta plus symbolize relatively smaller positive charge compared to the on the carbon of 1। ये डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब ये होता है, डेल्टा डेल्टा प्लस इज लेस देन ओनली डेल्टा प्लस। समझ में आया आपका कि भाई कौन ज्यादा है, पोलर, तो ये डेल्टा प्लस वाला ज्यादा पोलर है। अदर वर्ड फॉर द पोलर CCl bond induced polarity in the adjacent bond. Such polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond. It in reference to the inductive effect. This effect is passed on the subsequent bond also, but the effect decreases rapidly as the number of intervening bond increasing and become vanishingly small आफ्टर 3 बॉन्ड्स। ये जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे ना, मैंने आपको 3 कार्बन वाला बताया, वैसे वैसे ये क्या होगा, डिक्रीज होती रहेगी। देन द इंडक्टिव इफेक्ट इज related to the ability of substituent to either withdrawing or donate electron density to the attacked carbon atom. Based on the ability of substituent can be classified as electron withdrawing and electron donating groups. By electron withdrawing and electron donating group relative to hydrogen, halogen and many other groups such as nitro, NO2, cyano, Cn-, carboxy COOH, ester COR, aryloxy, OAR, for example, dash OC6H5 etc. are the electron withdrawing group। ये जो वाले हमने जितने भी देखे वो सब कैसे हैं, electron withdrawing group। On the other hand, the alkyl, the CH3 मतलब मिथाइल, इथाइल आर यूजुअली कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखो आप लिस्ट भी बना सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन से इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आएगा बेटा आपको? इसके अकॉर्डिंग बना लेना है आपको। प्रॉब्लम 12.14, which bond is more polar in the following pair of the molecule by CH3H? ये वाला ऑप्शन ऐसा है CH3H CH3Br, तो इसमें ज्यादा पोलर कौन होगा? तो सर इसमें तो H है और इसमें Br है, तो Br ही होगा। दूसरा है CH3NH2 एंड CH3OH, तो उसमें सीधी सी बात है C डैश, इसमें C डैश N बॉन्ड आया और इसमें C डैश O बॉन्ड आया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है ना कार्बन से, और नाइट्रोजन की ज़्यादा है कार्बन से, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसीलिए यही सबसे ज़्यादा पोलरिटी दिखाएगा आपको, ओ वाला। तीसरा CH3OH NSH, इसमें भी C डैश O एंड C डैश S देखना है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता होना चाहिए, F इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऐसा एक इसका ग्रुप है, ऑर्डर है, हमने आगे भी लिखा है, उसको ध्यान में रखना है आपको, तब जाके आपको ये पता चलेगा। ओके, फिर एक प्रॉब्लम है 12.15, इन विच CC बॉन्ड ऑफ CH3CH3Br इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट, सबसे लिस्ट कौन सी होगी? तो अभी तो बताया 1 2 3 Br, सबसे ज़्यादा, थोड़ी कम और थोड़ी कम, तो ये सबसे कम होगी, जितना जितना जो दूर जाएगा उतनी उतनी कम होगी, थर्ड कार्बन पे सबसे कम। क्लियर है बच्चों? हेलो, क्लियर है? हम सोच रहे हैं कि ये रेजोनेंस वाला टॉपिक को क्लियर किया जाए। हाँ, तो देख लेते हैं बेटा, रेजोनेंस जो हुआ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बहुत बार इसका जिक्र हो गया है, रेजोनेंस आपने आगे भी पढ़ा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस वो वर्ड क्या होता है? जैसे कि आपको ये बेंजीन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये ऊपर ड्रॉ ऑलरेडी इन्होंने ड्रॉ करके दिया है, उसकी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरा ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दोनों में फर्क क्या है सर? 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बस सब में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दोस्तों बेंजीन में रेजोनेंस दिखते हैं, सोचो रेजोनेंस कब दिखते हैं हमें? देयर आर, देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको, देखते हैं आगे। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड whose behavior cannot be explained by the single Lewis structure। आप बेंजीन का अगर कोई लक्षण या तो उसकी प्रॉपर्टी समझना चाहोगे, तो सारी प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रक्चर से नहीं मिलती, इसलिए हम क्या करते हैं पता है? एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बेंजीन, its cyclic structure containing alternating CC single bond and CC double bond shown in inadequate for explaining its characteristic property।
स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड सीसी एंड डबल बॉन्डेड सीसी वो एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं एज पर द एबोव रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है। शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। क्यों भाई, आपको पता है ना, ये बेंजीन है। बेंजीन के अंदर अगर कोई पूछेगा आपको कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की, और सिंगल बॉन्ड की होती है 154 पिकोमीटर, जो इथेन और इथिन में हमने सोचा था। तो इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ पता है, फाइनली इसमें जब रिसर्च हुए सब तो पता चला कि ये 139 पिकोमीटर, ये भी 139, ये भी 139, ये भी 139, ये भी 139, ये भी 139 पिकोमीटर हमें मिलता है। सोचो दोस्तों, thus the structure of benzene cannot be represented by adequate by the above structure। तो अभी क्या हम ये स्ट्रक्चर से बेंजीन को दिखा सकते हैं ऊपर वाले ये स्ट्रक्चर से? कभी नहीं। Further benzene can be represented equally well by the energetical identical structure 1 and 2। ये दो स्ट्रक्चर 1 एंड 2, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थियरी यूनिट 4, हमने यूनिट 4 में पढ़ा है, द एक्चुअल रेजोनेंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी एडिक्वेट रिप्रेजेंट बाय एनी दिस स्ट्रक्चर। किसी एक को अगर आप फाइंड करोगे और बोलोगे कि ये बेंजीन है, तो ऐसे ये बेंजीन सारी प्रॉपर्टी समझा नहीं सकता। रादर इट इज हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर 1 एंड 2 कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलो बेटा, समझ में आ रहा है आपको? भाई बेंजीन की बात तो हमने ऑलरेडी आगे भी पढ़ा था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स canonical structure of contributing structure are hypothetical and individually do not represent by real molecule the contribute to the actual structure in proportional to their stability. The another example of resonance is provided by nitromethane, which can be, चलो नाइट्रोमीथेन, आपको मैंने आजकल नाइट्रो का कंपाउंड लिखने के लिए बोला था, NO2 आ गया और CH3, तो इसको बोला जाता है नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन के दौरान ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन बिकम पॉजिटिव और ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव विद द 3 लोन पेयर। अब लोचा क्या होता है पता है आपको? अगर 3 लोन पेयर होती है तो इसमें से ये लोन पेयर इज शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन, और इसीलिए ये नाइट्रोजन के पास जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड द नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव बन जाएगा और इसमें ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव बनेगा। भाई कुछ समझ में आ रहा है? और यही चीज अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है तो ये वापस इसको देगा, तो ये वापस यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं दोस्तों। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक तरह से वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हाउएवर देखो, which can be represented by two Lewis structure 1 and 2, there are two type of NO bond in this structure। क्या दो NO बॉन्ड है यहाँ पे? मुझे बताओ तो, इसके अंदर दो NO बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। अब उसने लिखा है however it is known that the two NO bond
of nitromethane are of the same length. अब देखो दोनों में एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब रेजोनेंस बन जाता है तो इसी को ही हम ऐसे लिखने की आदत कभी कभी डाल दी है, याद हो तो ये दोनों की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कैसी होगी, सेम होंगी. इंटरमीडिएट बिटवीन द NO single bond and N double bond O double bond, the actual structure of nitromethane is therefore a resonance hybrid of the two canonical structure. भाई ये दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड को आप फाइनली किसी एक को नहीं लेकिन दोनों को मिला के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है. दो एग्जांपल दिए, एक बेंजीन वाला और एक नाइट्रोमीथेन वाला. The energy of actual hybrid structure of the molecule, therefore resonance hybrid is lower. देखो दोस्तों, than that of the any of the canonical structure. भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसकी स्टेबिलिटी ये रेजोनेंस वाले बेंजीन से कम ही होती है. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called resonance stabilization energy. Simply it is resonance energy. भाई क्या है ये डिफरेंस, कौन सा एक्चुअल का और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो लास्ट है उसका, दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा हमें, तो हमें ये मिलेगा. The more the number of important contributing structure, the more is the resonating energy. अंडरलाइन करो बेटा इसको. जितना ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस इज अ particularly important when the contributing structure are equivalent in the energy. भाई एनर्जी के लिए आपको एक लाइन दे दी किसकी, जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगे ना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है. क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू resonance energy is proportional to stability. The following rule are applied while writing resonance structure. The resonance structure have one, दस अंडरलाइन करना बेटा इसको, वन. रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्ली, भाई दोनों का न्यूक्लियस सेम होता है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो मेरा जो है ये नाइट्रोमीथेन ये वाला, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन है और इसका न्यूक्लियस भी क्या है, नाइट्रोजन. मतलब क्या, दोनों का न्यूक्लियस सेम होता है. सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. भाई यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिंगल है या तो लॉन पेयर भी बोल सकते हो. जितने इसके सिर पे 2 3 4 5 है उतने ही इसमें भी मिलेंगे, 3 इसको 2 इसको मतलब 5, तो वो भी सेम रहता है. The one which has more number of covalent bond, all the atom with the octet of electron except hydrogen which has a duplet. Then separate the opposite charge, a negative charge if any of the one electronegative atom, a positive charge if any one more electropositive atom, and more dispersal of charge is more stable than other. जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, सुनो
जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एक एटम से दूसरे एटम पे, उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों ध्यान में रखना है इतनी बातों को आपको। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसके सिर्फ ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाकी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बचा है, हाँ, उसके टाइप, इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट के टाइप्स वो एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक, उसको हम कल ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलो ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। 12.16 राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3। कैसे लिखा जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। भाई ये तो उसके जैसा ही हुआ, अभी नाइट्रोजन लेके किया था CH3NO2 के जैसा ही, तो सिमिलर वैसे ही इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। ओके हो जाएगा। राइट, ये बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा अलग है। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें मुझे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने हैं आपको, तो चलो कैसे देख सकते हैं दोस्तों। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो शिफ्ट होता है इसके पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है। लेकिन देखो इसका ये डबल बॉन्ड गया तो ये बेचारा हो गया प्लस, तो ये बनेगा माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये बन गया न्यूट्रल। ये क्या बना? न्यूट्रल। अब यहाँ पे ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो था डबल बॉन्ड वाला, वो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, ये देखा ना इधर, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ये यहाँ से शिफ्टिंग हुआ। अब मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, इसी को देखो आप, ये डबल बॉन्ड वाला ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे होगा तो क्या होगा? देखो इधर दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये इसके सिर पे चढ़ जाएगा, तो क्या बना? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O H, और यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन है वो कैसा बनेगा? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, तो ये बनेगा प्लस, और यहाँ पे ये बनेगा माइनस, क्योंकि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर गया, तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुद का गया, इसलिए O प्लस बन जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव बनेगा। लेकिन तुरंत ही वो बगल वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है CH2 पे, तो CH2 बिकम नेगेटिव। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो जो आपको यहाँ पे दिखाया है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर? both side arrow is the symbol of resonance structure. Both side arrow. Problem 12.8. Explain why the following structure 1 and 2 cannot be the major contributor to the real structure. मिला आपको? देखो इधर, अब यहाँ पे इसने क्या किया? ऑलरेडी ये खुद क्या है?
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जैसे दिखाया है आपको, क्या किया इसने कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपका ये कार्बन जो बेचारा है इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देखो इधर है ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, समझ रहे हो, ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट होके इसके सिर पे जाएगा, तो बाकी डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के चांसेस कहाँ से हैं? तो कहीं नहीं सर, यही डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा लिख लो, O माइनस कार्बन प्लस डबल बॉन्ड O प्लस एंड CH3, ये हो सकता है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नहीं है। तो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑटो रियल स्ट्रक्चर CH3 सेकेंड नंबर आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा यही आपको सही दिख रहा है, लग रहा है और सही मिल रहा है। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात जो है वो हम लेक्चर में कल करेंगे। यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, वेट फॉर 2 सेकेंड्स।